जय श्री राम राम राम। नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बिहार अमीन के बारे में बात करने वाले हैं। इस वीडियो में बिहार अमीन की कुछ जरूरी बातें देखने वाले हैं, कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखने वाले हैं जो कि 1767 पोस्ट वाले अभ्यर्थियों के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और 40 पोस्ट वाले अभ्यर्थियों के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए 1767 पोस्ट वाले अभ्यर्थी भी इस वीडियो को अवश्य अंत तक देखें। इस वीडियो में महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बताया गया है। उसके बाद आगे बात कर लेते हैं इसमें मेरिट लिस्ट कैसे बनेगा और कितने अभ्यर्थी शामिल होंगे, कितने गुणी अभ्यर्थी शामिल होंगे या फिर क्या होगा, सेकेंड काउंसलिंग होगा, फर्स्ट काउंसलिंग होगा, क्या होगा, इन सभी बातों को इस वीडियो में देखने वाले हैं। इस वीडियो में अनुमानित कट ऑफ देखने वाले हैं, एकदम सटीक अनुमान, सभी सर्वे सभी डाटा देखने के बाद उसके बाद 40 पोस्ट के लिए भी इस वीडियो में बात किए हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अब आगे देख लेते हैं, कुछ जरूरी बातें देख लें आप लोग। तो नोट 1 है, उसमें बताया गया है कि अभ्यर्थी भी कम शामिल हुए हैं। जी बिल्कुल सही बात है, इसमें काफ़ी कम अभ्यर्थी शामिल हुए हैं। चाहे 40 पोस्ट की बात करें तो इसमें भी 500 से कम ही अभ्यर्थी शामिल हुए हैं, या फिर बात करें 1767 पोस्ट की तो उसमें भी 20,000 से कम ही अभ्यर्थी शामिल हुए हैं। अन्य प्रतियोगिता परीक्षा में काफ़ी अभ्यर्थी शामिल होते हैं। जी बिल्कुल सही बात है। अब जरूरी नहीं है कि जिसका इंटर परीक्षा में कम अंक है वह MCQ CBT एग्ज़ाम में कम ही लाते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ऐसा कोई निश्चित नहीं है कि जिसका इंटर में कम मार्क्स है तो CBT एग्ज़ाम ऑनलाइन एग्ज़ाम में कम ही अंक लाते हैं MCQ में। तो इस तरह से भी समझ सकते हैं कि काफ़ी अभ्यर्थी इंटर में कम अंक के कारण बाहर हो गए हैं, जिसके कारण प्रतियोगिता परीक्षा में संघर्ष कम है। और ऐसे में बात करें तो कट ऑफ कम जाना चाहिए और इस तरह से भी सोच सकते हैं। और इस तरह से भी सोचे तो प्री हो चुका है, एक तरह से समझ सकते हैं कि प्री में इंटरमीडिएट मार्क्स प्लस एक्सपीरियंस के आधार पर बना, जो कि प्रोसेस हो गया, जिसके आधार पर आप लोग शामिल हुए CBT के लिए। CBT को मेंस की तरह देख सकते हैं आप लोग। तो ऐसे में अनुमान लगाया जा सकता है कि कट ऑफ कम जाना चाहिए। और यह बात सही है कि इंटर के आधार पर जो चयन हुआ है वो भी सही है। इंटर में भी काफ़ी अभ्यर्थी मेहनत करके पढ़ते हैं और सफल होते हैं। तो जी बिल्कुल सही है यह भी, इससे अच्छे अभ्यर्थियों का चयन हो सकेगा। अब आगे बात कर लेते हैं। अब आगे देख लें आप लोग कि 3 स्टेप हैं। प्री इंटरमीडिएट मार्क्स प्लस एक्सपीरियंस के आधार पर बना है, मेंस CBT एग्ज़ाम प्लस एक्सपीरियंस के आधार पर। जो प्री इसमें जो पास हुए वो मेंस के लिए गए, उसके बाद काउंसलिंग होगा, इंटरव्यू होगा। तो या फिर प्रोविजनल मेरिट लिस्ट बने या फिर बात करें तो फर्स्ट काउंसलिंग, सेकंड काउंसलिंग, फर्स्ट राउंड काउंसलिंग, तो इसके अनुसार से भी बन सकता है, जो कि आगे वीडियो में बात करने वाले हैं। इसलिए आप लोग वीडियो में बने रहें। उसके बाद आगे देख लेते हैं, किसी भी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा की बात करें तो 75% मार्क्स अर्थात 75% मार्क्स काफ़ी अच्छे अंक माने जाते हैं। तो 75 का 75% यदि आप लोग करते हैं तो 56.25 होता है। आप लोग देख लिए होंगे, 56.25 आप लोग कर सकते हैं। अब आगे देख लेते हैं, जो कि काफ़ी अच्छे अंक माने जाते हैं। क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें तो दोनों विषयों में अलग अलग प्राप्त करना आवश्यक है। 75% अंक वाले का आप इसे भी देख सकते हैं कि जिसका अंक इंटरमीडिएट में 75% था, सभी का चयन हो गया है। एक्सपीरियंस नहीं भी है, उसका भी चयन हो गया है, CBT एग्ज़ाम के लिए हो गया था। तो इस तरह से भी अनुमान लगा सकते हैं कि 75% अंक काफ़ी अंक हैं, तो 56 अंक काफ़ी माने जाएंगे। तो इससे कम ही कट ऑफ रहने का अनुमान है। अब आगे देख लेते हैं, क्वालिफाइंग मार्क्स दोनों विषयों में अलग अलग प्राप्त करना आवश्यक है। जी यह भी कंडीशन है, जिसके कारण बहुत सारे अभ्यर्थी बाहर होंगे। कोई ऐसा भी होगा जो कि इसमें बात करें 50 में काफ़ी अंक ले आते हैं, 45 और इधर 9 अंक लाते हैं। जनरल की बात कर रहे हैं तो भी बाहर हो जाएंगे, क्योंकि बात करें जनरल कैटेगरी का तो 50 में 40% करते हैं तो 20 अंक लाना है, और 25 का 40% करते हैं तो 10 अंक गणित में लाना है। तो इसमें देख लेते हैं, क्वालिफाइंग मार्क्स दोनों विषयों में अलग अलग प्राप्त करना आवश्यक है। जनरल EWS 40%, SC ST फीमेल 32%, BC 36%, 36.5%, EBC 34%। जनरल का आप लोग कर लिए होंगे। उसके बाद इसी तरह से आपको सभी कैटेगरी का कर लेंगे। इतना
दोनों खंडों में लाना आवश्यक है। अब आगे बात कर लेते हैं नोट 4 की। तो नोट 4 में यह बताया गया कि फर्स्ट काउंसलिंग सेकंड काउंसलिंग के अनुसार भी हो सकता है। पिछले वीडियो में प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के अनुसार बात किए थे, जिसमें 2 टाइम्स 2 गुना या 2.5 गुना अभ्यर्थी रहता है। और इसमें बात कर रहे हैं फर्स्ट काउंसलिंग सेकंड काउंसलिंग के अनुसार भी हो सकता है, जिसमें यह भी बात कर लेते हैं कुल पद के बराबर के साथ साथ वेटिंग लिस्ट का भी प्रावधान होता है। अब आगे बात कर लेते हैं फाइनल मेरिट लिस्ट, फर्स्ट राउंड काउंसलिंग, फाइनल कट ऑफ की बात कर लेते हैं। तो जनरल ओपन की बात करें तो यूआर जनरल ओपन, जिसको आगे वीडियो में देखने वाले हैं वैकेंसी डिटेल्स में, 53 से 55 जाने वाला है। बीसी ओपन का बात करें तो 50 से 52, ईडब्ल्यूएस ओपन का बात करें 48 से 50, ईबीसी ओपन का बात करें 45 से 47, एससी एसटी का बात करें तो 43 से 45 और डब्ल्यूबीसी 39 प्लस जाने वाला है। उसके बाद आगे बात कर लेते हैं फाइनल बात कर लेते हैं कट ऑफ की फीमेल का। तो जनरल फीमेल का यूआर में 47 से 50, बीसी फीमेल का 43 से 46, ईडब्ल्यूएस फीमेल का 42 से 44, ईबीसी फीमेल का 40 से 42 और एससी एसटी फीमेल का 38 प्लस। ये सभी आप लोग वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। वैकेंसी डिटेल्स में जनरल ओपन, बीसी ओपन ये सभी समझ लेते हैं एक बार। तो 40 पोस्ट के लिए समझें तो जनरल ओपन का हो जाएगा 9 पोस्ट है। उसके बाद महिला का बात करें तो जनरल फीमेल का 6 पोस्ट हो जाएगा। तो इसी तरह से आप लोग समझ सकते हैं कि सभी कैटेगरी में देख लेना है। बीसी ओपन सबके लिए खुला हुआ सभी के लिए, तो बीसी कैटेगरी में सभी के लिए है 3 है और महिला की बात करें तो 2 है। उसी तरह से ईबीसी का बात करें तो ईबीसी में भी 5 है और 2 है। इसी तरह से आप लोग ओपन समझ गए होंगे, कैटेगरी ओपन, जनरल ओपन ये सभी समझ गए होंगे। तो आगे बात कर लेते हैं, इसमें वेतनमान देख सकते हैं आप लोग कितना है। उसी तरह 1767 पोस्ट की बात करें तो जनरल ओपन का है 433 पोस्ट है और जनरल फीमेल का 247 पोस्ट है और बीसी ओपन का बात करें तो 143 है और 69 है जनरल नहीं बीसी फीमेल का है। इसी तरह से ईबीसी का बात कर लेते हैं, आप लोग समझ गए होंगे ईबीसी ओपन है 210 पोस्ट और 110 महिला का है। तो इस तरह से आप लोग समझ गए होंगे ईबीसी में भी और एससी एसटी और सभी आप लोग वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं और ओपन पोस्ट समझ सकते हैं और फीमेल पोस्ट भी समझ सकते हैं। वेतनमान की बात करें तो 5200 से लेकर 20,200 तक है वेतनमान और ग्रेड पे 2000 है। तो कुल मिलाकर वेतनमान का अनुमान लगा सकते हैं कि 16,000 के करीब वेतन देखने को मिल सकता है। वैसे 14 से 18,000 वेतन इसके बीच में होगा और इससे अधिक भी हो सकता है। तो आगे बात करने वाले हैं इस पर। अब आगे देख लेते हैं, इसमें रिजर्वेशन भी देख सकते हैं और उसके बाद आप लोग समझ सकते हैं, कैलकुलेशन भी समझ सकते हैं। बीसी का कितना परसेंट है, 12% है, ईबीसी का 18% है, डब्ल्यूबीसी का 3% है, ईडब्ल्यूएस का 10% है, एससी 16%, एसटी 1%, फीमेल 35%, ये सभी आप लोग देख सकते हैं। उसके अलावा बैकलॉग वैकेंसी भी ऐड होते हैं। तो ये सभी बातें हैं अगले वीडियो में करने वाले हैं। अब आप लोग इसे देख सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसका 10% 1767 का 10% जो ईजी कैलकुलेशन है उसको देख लें, जो कि ईडब्ल्यूएस का सबसे ईजी कैलकुलेशन है। इस तरह से सभी कैटेगरी का आप लोग कर सकते हैं। तो 176 होता है 1767 का 10%, जबकि इसमें कितना दे दिया गया है, 129 प्लस 50 जोड़ते हैं तो 179 हो जाता है, मतलब कुछ ज़्यादा दिया गया है। तो इस तरह से भी आप लोग समझ सकते हैं, कैलकुलेशन से भी कुछ ज़्यादा भी है परसेंटेज कैलकुलेशन से, और बैकलॉग भी जुड़ते हैं, ये भी बात है। तो जैसा भी हो, और ऐसे भी देख सकते हैं आप लोग, कैलकुलेशन कर सकते हैं कि ओपन जनरल ओपन कितना रहेगा। तो जनरल ओपन में हो जाएगा 1767 का 40% का 59%, क्योंकि आप लोग क्षैतिज आरक्षण फीमेल 35% है, क्षैतिज आरक्षण डीक्यू 4%, एफएफ 2% है। ये सभी यदि आप विस्तार से जानना चाहते हैं तो कर सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं। इस वीडियो में ज़्यादा नहीं बात करने वाले हैं, ये सभी देख चुके हैं पिछले वीडियो में भी और इस वीडियो में भी जरूरी बातें में सारांश में देख चुके हैं। तो इस वीडियो में नहीं बात करने वाले हैं, सिर्फ इतना बता देते हैं, प्रखंड खंड और द्वितीय खंड दोनों में पास करना जरूरी है। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं सामान्य ज्ञान से 20 क्वेश्चन और उसके बाद करंट अफेयर से 10 क्वेश्चन और विज्ञान से 12 क्वेश्चन और हिंदी से 8 क्वेश्चन, कुल मिलाकर 50 अंक का पेपर, जिसमें से 40% जनरल के लिए लाना जरूरी है। तो उसी तरह से सभी कैटेगरी के लिए जो है, जो कि देख चुके हैं, आगे भी आप लोग देख सकते हैं। तो इतना है, 25 का भी 40% करते हैं तो 10 अंक जनरल के लिए लाना है। और इसी तरह से सभी कैटेगरी में भी आप लोग देख सकते हैं, यहाँ भी देख सकते हैं कितना परसेंटेज लिखा हुआ है, दोनों में कितना लाना है, दोनों में पास करना अनिवार्य है। उसके बाद आगे देख लेते हैं, यदि सेम हो जाता है तो क्या होगा। तो आप लोग समझ सकते हैं कि खंड ए का प्रधानता दिया जाएगा, उसमें मेधा सूची में ऊपर रखा जाएगा। उसी प्रकार से मेधा कर्म में ऊपर रखने के लिए खंड बी भी दिया जाएगा यदि समान हो जाता है तो, और दोनों समान हो जाते हैं खंड ए और बी, तो तब बात कर लेते हैं तो एज के अनुसार। तो ये सभी देख चुके हैं पिछले वीडियो में भी। अब इंटरव्यू में भी बात कर लेते हैं, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही होगा इंटरव्यू में, जहाँ तक अनुमान लगाया गया है, क्योंकि इसमें अंक नहीं दिया गया है। इस तरह से भी समझ सकते हैं, जहाँ भी इंटरव्यू देखते हैं तो अंक भी दिया जाता है यदि इंटरव्यू का वेटेज होता
है तो इसमें कोई अंक नहीं दिया गया है। उसके अलावा आप लोग समझ सकते हैं कि जितने भी ये बोर्ड एग्ज़ाम लेते हैं BCECB बोर्ड, तो एग्ज़ाम जो लेते हैं तो उसमें बात कर लेते हैं, उसके प्रोस्पेक्टस में भी इसी तरह से दिया रहता है काउंसलिंग इंटरव्यू, जैसे कि मेडिकल का भी बात कर लेते हैं। मेडिकल का अब तो काउंसलिंग डायरेक्ट होता है, तो उसमें क्योंकि नीट के थ्रू या फिर JEE मेंस के थ्रू इंजीनियरिंग का बात कर लेते हैं तो उसमें भी काउंसलिंग होता है। तो उसी तरह से पहले भी प्रोस्पेक्टस में काउंसलिंग और इंटरव्यू दिया रहता था, और जबकि ऐसा बात है नहीं, उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और कॉलेज अलॉट हो जाता है। उसी तरह से इसमें भी इस बार भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर इंटरव्यू में अंक की कोई जिक्र नहीं किया गया है। वैसे इंटरव्यू में यदि वेटेज रहता तो अंक का जिक्र रहता है, ऐसा ही देखने को मिलता है। वैसे आप लोग इंटरव्यू के लिए कुछ जनरल क्वेश्चन का तैयारी कर सकते हैं, ये सभी कोई बड़ी बात नहीं है, ग्रुप C का एग्जाम है, इसलिए इंटरव्यू तो नहीं ही होना चाहिए, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। अब आगे बात कर लेते हैं। तो इसमें भी बताया गया है कि आप लोग इसे भी देख सकते हैं, महत्वपूर्ण बिंदु है। तो इसमें यह बताया गया कि यदि कोई भूल चूक से मेधा सूची में आप लोग शामिल हो गए थे और एग्जाम दे दिए, लेकिन आपका डॉक्यूमेंट सही नहीं है, कुछ गड़बड़ी है या फिर कुछ भी कारण हो, तो आपका दावा को अमान्य कर दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा, ऐसा बात कहा गया है। उसके अलावा इसमें यह भी देख सकते हैं कि इसमें यह बताया गया है कि लास्ट पॉइंट ही देख लें, आप लोग वीडियो को पॉज करके अन्य पॉइंट देख सकते हैं महत्वपूर्ण बिंदु। तो लास्ट में यह बताया गया कि मेधा सूची प्रकाशन के उपरांत इंटरव्यू में मूल प्रमाण पत्रों, अभिलेखों आदि की सघनता से जांच की जाएगी। तो समझ सकते हैं कि इसमें भी बताया गया इंटरव्यू में मूल प्रमाण पत्र की जाँच की जाएगी, अर्थात डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है, सघनता से। और यदि किसी का नकली पाया जाता है और परीक्षा में स्वयं नहीं बैठने या दूसरे को बैठा दिया गया, तो ऐसा बात होता है तो उसका जो कैंडिडेट है उसका उम्मीदवारी रद्द कर दिया जाएगा, और उसके विरुद्ध की बात करें तो उसके अगेंस्ट कानूनी कार्रवाई होगी। तो ये सभी बातें की गई हैं। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके इन सभी बातों को पढ़ सकते हैं। शिक्षा से संबंधित तमाम जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें एजुकेशन सिस्टम बिहार चैनल को, साथ साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। तो बस इस वीडियो में इतना ही।